नमस्कार, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग करंट अफेयर का छठा वीडियो लेकर आए हुए हैं। आई होप कुछ आपको मदद हेल्प हो रहा होगा करंट अफेयर्स का, कुछ नहीं से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लाइट थोड़ा कम है, बढ़ा दे। हेडिंग होगा आज का कि 2024 से 25 में प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन मीटिंग कहाँ कहाँ हुआ, किससे रिलेटेड हुआ, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए, आज का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की बात करें तो हुआ कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ध्यान देने वाली बात क्या है तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे, वापस आए थे। 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका अब्दुल्ला ग्रुप कंपनी के मुकदमा लेकर गए थे और वापस 9 जनवरी 1915 को आए थे प्रवासी के तौर पर। यानी कह सकते हैं कि उसी समय से हुआ कि भाई प्रवासी दिवस कब मनाया जाए तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और हर साल जो है से कि एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है प्रवासियों के लिए। प्रवासी वैसा उसको कहते हैं जो भारत के नागरिक हो, किसी अन्य देश में रह रहे हो, वो भारत के प्रवासी नागरिक हैं। वो यहाँ आते भी हैं, देश के लिए योगदान भी करते हैं। तो एक तरह से सम्मान देने के लिए, यादगार पल देने के लिए किया जाता है ऐसा। तो वही कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, 2025 में हुआ। पॉइंट क्लियर है। अब प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। अब इसमें सारा चीजें की जरूरत नहीं है। अब सम्मेलन का थीम क्या रखा गया तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, कि आप प्रवासी भारतीय हैं, दूसरा देश में रह रहे हैं, भारत के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत में प्रवासियों का क्या योगदान है, क्या योगदान रहेगा, इसका विषय थीम किया गया, रखा गया। क्लियर है? चलिए, अब 9 जनवरी को प्रधानमंत्री पर्यटक ट्रेन, एगो प्रवासी लोग भारत आए, पर्यटक के तो घूमने उमने भी जाए इधर उधर। तो 9 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का शुरुआत किए। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ शुरुआत हुआ है तो नई दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन है, वहाँ से रवाना होगी। क्लियर है? समझ में आया बात? आगे आ जाइए, आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या है से। सम्मानित किया गया, लेकिन कै गो लोग के किया गया, ये सब कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रवासी सम्मेलन किया ही जाता है ताकि सम्मान दे, लोगों को सम्मानित किया जाए। अब 17वां, 18वां तो देख लिया कि हुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में। 17वां 2023 में कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। पॉइंट क्लियर है? आगे देखिए, ये दूसरा अगर रहता तो नहीं टिक लगवाते, लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 दोनों एक ही जगह। प्रवासी भारतीय दिवस 18वां, युवा प्रवासी दोनों भुवनेश्वर, इसीलिए कोई झंझट है नहीं, तो भुवनेश्वर उड़ीसा कर लेंगे। आगे आ जाइए। अब पहली बार एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में पहली बार हुआ। ये हुआ कहाँ तो नई दिल्ली हुआ। आगे देखिए, अब सब जरूरत नहीं है। जरूरी है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। पॉइंट क्लियर है एकदम। किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। ध्यान रखिए, हिंदी को पहली बार राष्ट्रभाषा मनाने की बात किया गया था 1925 का कानपुर अधिवेशन कांग्रेस का, सरोजिनी नायडू अध्यक्षता किए थे, है ना? समझ में आ रहा बात? कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वही थी। उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने की बात किया गया था कि बनाया जाए। अभी भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है, अनुच्छेद 343 कहता है। क्लियर है?
आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है से। अब 24 वाला डाटा खास करके ऐसा हो तो जरूरत नहीं है, पुराना भी हो गया है। अब होगा मीटिंग तो चर्चा करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 फरीदाबाद हरियाणा में आयोजन किया गया था। जलवायु सम्मेलन जरूरी है, मुंबई में हुआ था 2024 में। कोई जरूरत नहीं है। हाँ, विश्व पुस्तक मेला समझ सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अतिथि देश कौन रहा? तो सऊदी अरब। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको मिला है? कैंपेंगोड़ा। डायरेक्ट कभी कभी कहे कि हाल ही में चर्चा में रहा कैंपेंगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। और इंदिरा गांधी दोनों को मिला है ना, इंदिरा गांधी वाला नई दिल्ली। क्लियर? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला। आगे आ जाइए। हेडिंग है हम लोग के विभिन्न ऑपरेशन। जैसे आप देखिए कि ये हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला चला है ना, तो इसी विभिन्न ऑपरेशन की बात कर रहा है। ये छोटा छोटा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके पास किताब जब है तो अपना किताब से भी कुछ फोकस करें। फिर भी दिखाई दे रहा है ना? चलिए, कम दिखाई दे रहा होगा तो आपके पास किताब है, अंदाज पॉइंट के हिसाब से लगाते चलिएगा और देखते चलिएगा। जो पढ़ेंगे वही चीज, सब जरूरी नहीं है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत, इसके तहत म्यांमार में भूकंप से जो लोग पीड़ित थे, मर रहे थे, मदद करने के लिए मानवीय सहायता भेजा था। जैसे सब राशन वगैरह सब भेजता है, ताकि किसी तरह का समस्या से जो जूझ रहे हैं उनको कम से कम अनाज मिल सके, खाना मिल सके। तो बहुत सारे यहाँ कंटेनर से लोड कर करके भेजा गया था। आराम से पॉइंट देखिए। अब ऑपरेशन डेविल हंट देखिए कि थे कि आए दिन बांग्लादेश में पूरा एकदम चर्चा में रहा था। क्या पूरा रोड पर सब प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो मार पीट रहे हैं, आग लगा रहे हैं। शेख हसीना भारत आ गई, भारत आ गई, चर्चा हो रहा था ना। तो भाई इसका बांग्लादेश से रिलेटेड जरूरी है। बांग्लादेश के द्वारा देश में अस्थिर करने की कोशिश जो कर रहा था, लोग उपद्रवी जो मचा रहे थे, उस लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, है ना, कि भाई बांग्लादेशी भारत में भी तो आ रहे थे, सब वहां से प्लान करके भाग रहे थे, तो पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए चलाया था ऑपरेशन डेविल हंट। आगे आ जाइए। आराम से पॉइंट देखिए। ऑपरेशन सद्भाव भी म्यांमार के लिए चलाया था। इसमें चक्रवात यागी था, यागी से म्यांमार प्रभावित हुआ था, और प्रभावित होने के कारण उसको सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, राहत के लिए चलाया था ऑपरेशन सद्भाव। भाई पड़ोसी है म्यांमार, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से 1935 अधिनियम के तहत, एक्ट 1965 के तहत 1937 में अलग हुआ था म्यांमार, और 1948 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था। तो भाई पड़ोसी है, मदद तो करना बनेगा ना। आगे आ जाइए। आराम से पॉइंट देख लीजिए, सब जरूरी नहीं है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायु एयरफोर्स वाला चलाया था कि उत्तराखंड का नैनीताल जंगल में आग लग गया था, तो आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था। आगे आ जाइए। अब ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है केदारनाथ यात्रा के संचालन करने के लिए, चर्चा में रह सकता है। आगे आ जाइए। ऑपरेशन शील्ड इजराइल चलाया था, ईरान हमला से रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था, कि जो ईरान जैसे हमला कर दिया था ना इजराइल पर, तो अपना प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए जो ऑपरेशन शील्ड चलाया था। आगे देख लीजिए। अब बताइए ऑपरेशन संकल्प जरूरी है, क्योंकि ईरान आए दिन बहुत चर्चा में, अभी है ना ईरान चर्चा में,
ऑपरेशन संकल्प भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया था। इसे क्या हुआ था कि ईरान जहाज अल कंबर पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। समझ सकते हैं आप, भारतीय नेवी के द्वारा ईरान जहाज अल कंबर और 23 गो पाकिस्तानी नागरिक समुद्र में था, तो इन लोग यानी कि ईरान के जहाज अल कंबर को भी बचाया और 23 गो पाकिस्तानी नागरिक को समुद्री लुटारा से बचाया। ईरान को भी बचाया और पाकिस्तान के 23 गो नागरिक को भी बचाया। माने ईरान का जो अल कंबर जहाज था, जो पानी जहाज है, और 23 गो पाकिस्तानी नागरिक थे, वो दोनों को समुद्री लुटेरा तहस नहस कर देता, लेकिन भारत बचाया। उसके लिए चलाया ऑपरेशन संकल्प। अभी कह रहा है कि छोड़िए देने का काम था ना। आगे आ जाइए, आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी के तस्करी पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर में मवेशियों को सीधे बांग्लादेश, दूसरा जहां डिमांड ज़्यादा सप्लाई डिमांड हो रहा था वहां के लिए सप्लाई कर दे रहे थे, गाय भैंस सबको बेच दे रहा था। उसी को नकेल कसने के लिए, रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। क्या है, तो बच्चा को उनके परिवार से, जैसे बच्चा ट्रेन में छूट गया, रो रहा है, तो फिर उसको बच्चा को परिवार से मिलाना, परिवार तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ चलाया था। क्लियर है, आगे आ जाइए, आराम से पॉइंट देखिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करना। जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि बढ़ा रहा था, उसके प्रयास को विफल करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था, जिससे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी के द्वारा आतंकवादी गतिविधि न सफल हो। क्लियर हुआ, जो बढ़ावा दे रहा था उसको कम करने के लिए। तो आप ऑपरेशन सर्वशक्ति भी पढ़ लिए। आगे आ जाइए, ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल और हमास दोनों युद्ध झगड़ा कर लिया था ना, तो युद्ध के दौरान इजराइल में भारत लोग फंस गया था, तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कहे कि कहा वहाँ जाके फंस गया, तो कमाने जाता है, सब काम करने गया, वहीं फंस गया, युद्ध हो रहा है, जौ के साथ घून भी पिसा रहा है, ये लोग फंसल है सब वहीं पे, रो रहा है, चिल्ला रहा है, वीडियो बना बना के छोड़ रहा है कि मोदी जी तक पहुँचा दो, भाइयों बहनों मोदी जी तक पहुँचा दो वीडियो के, देखो बहुत यहाँ तकलीफ हो रहा, ये शोषण हो रहा है, ये देखिए कैसे गोली चल रहा है। तो तकलीफ होगा ना भाई, हिंदुस्तान के बेटे हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हैं, तो भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया, उसी का नाम था ऑपरेशन अजय। क्लियर है ना, आगे आ जाइए, आराम से सब एकदम टोटल जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि टोटल के टोटल। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा सूडान में भारतीय फंस गए थे, उसको लाने के लिए, सब जा के दूसरा जगह फंसते रहता है और ऑपरेशन चला के लाते रहता है। आ गया ऑपरेशन मरे, अब क्या करिए, बेरोजगारी है, यहाँ पैसा मिल रहा है 10,000 15,000 और यहाँ से खर्चा नहीं चल रहा है, लोग सऊदी अरब कमाने जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, सगरे जा रहे हैं। आगे आ जाइए, आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है, राज्य में तीर्थ स्थल पर्यटक स्थल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, ताकि ले आके कूड़ा करकट मत फेंक, वहीं जाके पिकनिक मनाने लगी है, सब कुरकुरे के पैकेट फेंक दीजिए जने तेने, तो उसी सबको रोकने के लिए चलाया गया था। आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या है। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, जिससे पाकिस्तानी घुसपैठियां न हो सके। आराम से देखिए, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई चलाया था ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, कि ड्रग का सप्लाई कहाँ से हो रहा, आखिर कहाँ से आ रहा, कौन देश से आ रहा, किधर माल सप्लाई, कौन ड्रग माफिया है, सबको पकड़ने के लिए, खत्म करने के लिए चलाया था। सीबीआई के द्वारा ड्रग ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। आगे आ जाइए,
ऑपरेशन नार्कोस यूआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था, जिसे ट्रेन के माध्यम से नशीली पदार्थ का तस्करी कर रहे हैं लोग, बेच रहे हैं, सीट के नीचे छुपा करके, ऊपर छुपा के बोरा में छोड़ के, तो सबको नकेल कसने के लिए, कम करने के लिए, नशीले पदार्थ का, ताकि तस्करी ना हो सके। ऑपरेशन मिशन अमानत यूआरपीएफ के चलाया था। ऑपरेशन मिशन अमानत कहने का मतलब, अगर आपका बैग खो गया ट्रेन में, तो आपका बैग को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा कि किसका है। आप देखिए वेबसाइट पर कि हमारा बैग हुआ तो वहाँ है, जाके मांग लीजिए, ठीक है। बढ़िया आदमी के मिल जाएगा तो ठीक है, ना तो देखा कि बैग में मोबाइलो है, ट्रैक होते रह गया, है ना। मैंने कहा मतलब चलाया, सुविधा दिया भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों का सामान को, जो सामान खो गया उसको ट्रैक करके उसको तक पहुंचाना चलाया है। ऑपरेशन मिशन अमानत, जिसका अमानत है उसको दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो हमारे चप्पल ट्रेन में छूट गया था, कोई ने ट्रैक किया। एक तो चप्पल ये एगो नया खरीदे थे, 900 रुपये के सैंडल था, वो टांगे, बुद्ध पूर्णिमा में आ रहे थे, टांग दिए एक खूटी में, और आते समय उतर गए, ये याद नहीं पड़ा। अरे भाई एक जोड़ा है, हाँ, और नया था एकदम, और वैसे ही पैकेटे में रखबे किए थे, और राजगीर चल गया वैसा ही, कोई नहीं पहुंचाया। हमको लग रहा था मिशन अमानत के तहत पहुंचा देगा, ना पहुंचाया। आगे देखिए, यहाँ मंदिर पर से चप्पल चुरा रहा था, दिए नहीं रहा है। हनुमान हनुमान मंदिर पूजा करने जल्दी में गए थे ना, प्रसाद वसाद खिलाए थे लोगों को, वहाँ पर बेचारा 250 के हमारे साथी थे, गए थे जूता लेके, नए जूता था, तो खोल रहे थे इधर उधर। हम कहे ना कि अंदर खोल रहे थे, हम बोले कि कोई बात नहीं, एगो यहाँ खोल दीजिए, एगो बहुत दूर खोलिए, कैसे पता चले, कोई नहीं लेगा। हमको लगा ऐसे नहीं लेता है, लेकिन कोई आदमी खोज के ले लिया दोनों, एगो यहाँ खोला और एगो बहुत दूर जाके उधर खोल दिया, तब वो खोज करके जोड़ा मिला लिया। अब बेचारा खलिए पैर कुछ दूर तक आया, फिर चप्पल उनका लिए, लास्ट में फिर जूता भी ले दिए कि ना ना, अब हम ही ना लिया गए थे जी, भुलाया है तो। हमको लगा प्रसादी से महंगा तो ये पड़ गया। आगे देख लीजिए, कहाँ करिएगा, लेके भाग गया, नया जूता तो चुरा लिया। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। यूक्रेन में बहुत मेडिकल पढ़ने उड़ने जाता है ना, एमबीबीएस करना है, फंस गया था नागरिकों रे, तो वहीं से सब लाया गया। सब रोते भी लगते, वीडियो बना के भेजने लगता है। आगे आ जाइए। और सरकार के पास डाटा भी तो है कि कौन देश में कितना हमारा नागरिक है, कहाँ है, कितना लेबर है, कितना इंजीनियर है, कितना डॉक्टर है, सब तो सरकार के पास है। बिना वीजा के थोड़े गया है कोई, वीजा पासपोर्ट के बाद है ना गया है जी। आगे आ जाइए। ऑपरेशन सतर्क, आरपीएफ यहो चलाया है, तंबाकू शराब तस्करी रोकेला। देख देख के पीट पीट के देखे, कहा जी कहा जी, ट्रेन नहीं खोलता है। आगे आ जाइए। ऑपरेशन देवी शक्ति, तालिबान कब्जा कर लिया था ना अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान में भी भारतीय फंसे थे, तो वहां से लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। आगे आ जाइए। ऑपरेशन आहट, आरपीएफ द्वारा महिला बच्चा को तस्कर को बचाने के लिए, महिला बच्चा को ट्रेन में पकड़ के बेच दे रहा है लोग। महिला बच्चा मान के चले गया कि यार पानी पीने गया, बच्चा को किडनैप कर लिया, तो सबको रोकने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर भी कर लीजिएगा। तो बाकी तो पढ़वे ना करेंगे बाद में, ऐसा थोड़ा कि खत्म हो गया। हेडिंग हम लोग के सूचकांक ना, भारत सरकार द्वारा जारी इंडेक्स रिपोर्ट है। चलिए, आराम से पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है। आराम से पॉइंट देखना। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया। एक क्वेश्चन निकल गया। इसमें सब जरूरत नहीं है ये। अब गरीबी सूचकांक देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 24 का डाटा, कोई बात नहीं है। गरीबी सूचकांक में जो है से जारी करता है यूएनडीपी। गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है।
आराम से पॉइंट देख लीजिए। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधन से वंचित हैं, माने रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं है वो गरीब है ना। आगे आ जाइए। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीबी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब कहाँ रहते हैं? भारत में। ये क्वेश्चन एक बार सुन लिए तो कभी गलती होगा? बहुत सारा क्वेश्चन है तो ये एक बार खाली गुजर जाना चाहिए। सबसे ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। अब लिखल है डाटा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गरीब मान के चलिए, बताइएगा कि हम गरीब हैं तो गरीब है ना वो कहलाइएगा। गांव में जाएंगे जनगणना करे, कहिएगा कि कहाँ कुछ है, ये मिट्टी के तो घर है, कुछ है ऐसे तो गरीब रखेंगे। आगे आ जाइए। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास का तो ऐसा ऐसा विकास जो वर्तमान में विकास हो, जिससे भविष्य प्रभावित न हो, नकारात्मक प्रभावित न हो। ये सब पेड़ को काट के विकास कर देंगे तो सतत विकास नहीं हुआ। पेड़ लगले रहे हो डेवलपमेंट की आप, तो भविष्य जिससे नुकसान में नहीं होगा तो उसको सतत विकास कहेंगे। तो सतत विकास का लक्ष्य जो था जारी कौन किया है? नीति आयोग। पहला स्थान सतत विकास में कौन राज्य का है? केरल उत्तराखंड दोनों को पहला स्थान मिला है, बराबर रैंक है। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में एक नंबर पर कौन है सतत विकास में? चंडीगढ़। और सतत विकास में बिहार का स्थान कौन है? सबसे अंतिम। अरे हाँ, सतत विकास यानी हम लोग सतत विकास नहीं करते हैं, हम लोग सब पेड़ पौधा काट के विकास करते हैं ना। सतत विकास में सबसे खराब स्थिति है बिहार का। ये किताब में लिखल है, लेकिन बिहार में जो है ना सतत विकास, वो जनरली नहीं। बिहार में रिसाइकल वाला जो बिहार में फैसिलिटी है वो दूसरा जगह नहीं है। रिसाइकल जो जैसे मान के चलिए बरस कर रहे हैं, बरस पहले तो जल्दी चेंजे नहीं करता है, कभी कभी तो एकदम पूरा एकदम जब तक टेढ़ ना हो गया ऊपरे वाला बरस वाला सब, जब तक जो है सो कि चेंजे ना होगा। वो खत्म हो गया तो पजामा में नाड़ा डालने के लिए काम आ जाएगा, जूता साफ करे में आ जाएगा, कुछ ना कुछ होकर काम में ले आएगा। पायलो साफ होगा। हाँ आ गया ये। अब मान के चलिए जीन्स पहने हैं और जीन्स में तनी मनी फट गया तो थोड़ा सा और फाड़ देंगे, मॉडल हो गया। हाँ, आउ फट गया तो पूरा फाड़ के हाफ पैंट बना लिए, धान रोपे वाला भूसा ढोवे वाला हाफ पैंट बना लिया, और नीचे वाला के ओकरा में कुछ भर के तकिया बना लिए। रिसाइकल बहुत। हम लोग गंदा साफ करने पे के लिए भी गंदा कपड़ा लाते हैं। घरे देखते गंदा कपड़ा लाना तो नहीं साफ करना है, गंदा साफ करने के लिए गंदा कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किताब में लिखल है तो क्या करें, मानना पड़ेगा। आ गया, आराम से पॉइंट देख लीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी है 8वें संस्करण, आपको जरूरी है। जारी करता है केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय। 2023 का थीम क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। आराम से। 24 का थीम क्या? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। एक में तो बिहार का स्थान 1 नंबर पर होना चाहिए था। रिसाइकल हम लोग ना ज्यादा करते हैं जी। हाँ, लेकिन सबसे स्वच्छ शहर किसको कर दिए? और सूरत, दोनों का डाटा 1 नंबर पर रैंक है। तीसरा सबसे स्वच्छ शहर, और पटना का देख रहे हैं। दोनों करना है न, तो एक इंदौर को करेंगे, लगातार बरकरार है इंदौर, दोनों लेना पड़ेगा आपको। ई छोड़ देना है। पटना का स्थान कौन सा है? 77 है। हाँ, अभी ये डाटा है, जैसे नया डाटा अब स्वच्छता जारी होगा तभी ना, अभी के हिसाब से ये डाटा आपको जरूरी है। ये जून का एडिशन है, ऐसा नहीं है कि पुराना है, तो आपको इसी डाटा से काम चलाना होगा। तो पटना का स्थान 77वां, चकाचक पटना 77वां रैंक पर है ना देखो येगा, इतना कोशिश करता है नगर पालिका वाला, लेकिन हम ही लोग भूल जाते हैं, इस वक्त अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। कहे कि यहाँ का नहीं फेंकना है, अच्छा ठीक है नहीं फेंकेंगे, रात में फेंकेंगे जाके, और ना तो छत्ते पर से फेंक देंगे। जा, पूरा एकदम उजला उजला कर देगा, एकदम दीवार उवाल सब एकदम पूरा एकदम, जाके पान खा के थूक देंगे और कह देंगे कि क्या तो मधुबनी पेंटिंग है। तो अपना ना कर्तव्य भूल जा रहे हैं जी, तो इसी वजह से गड़बड़ा रहा है।
तो रैंक तो पीछे जेबे ना करेगा। जहां लिखल रहता है थूकना माना वहीं ज्यादा थूकल रहता है। जहां लिखल रहे कि मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, वहीं कहेगा कि किधर है किधर है। जहां नहीं लिखा कि मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, वहीं से बोल रहे हैं। ऐसे इसीलिए अपना कर्तव्य हम लोग भूल जा रहे हैं। कोई कितना भी चाह ले, जब तक हम लोग ना सुधरेंगे सुधार देगा ना। रात में फेंकेंगे ले जाके। आगे आ जाइए। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी प्रयागराज, क्योंकि वहां के लोग समझदार होंगे, डस्टबिन में कचरा डालते होंगे। अब हम लोग पूरा झोला के झोला बोरा के बोरा ले जाके गंगा जी में डाल देते हैं। देखिए है कि मूर्ति जी का विसर्जन करने के लिए अलाउ करता है, खाली मिट्टी का वर्क एकरा में आपको विसर्जन करना है। तो सब कहता है कि यहाँ पुलिस है, नीचे जाके डालो। लेकिन डालवे करेगा एकदम। हाँ, फालतू फालतू चीज जो रहेगा नीचे ले जाकर डालेगा, डालेगा तो डालेगा। तो स्वच्छ कैसे हम लोग ना पाएंगे। आ गई आराम से पॉइंट देखिए। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है। उतना आबादी होते हुए भी महाराष्ट्र स्वच्छ है। बिहार का स्थान कौन सा है। चलिए कुछ तो ठीक है ना। सबसे खराब प्रदर्शन किसका है। यानी कम आबादी से राज्य साफ नहीं हो सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो एकदम कम है, सबसे कम है। तब देख रहे हैं गंदगी। तो जनसंख्या से खाली नहीं होगा। अब देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी, राज्य में बात करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है। नीति आयोग। सबसे ज्यादा गरीब राज्य, और दूसरा गरीब, तीसरा गरीब का सबसे ज्यादा गरीब। सही में यही सब है। लिखवावे नहीं किया है। हाँ, लिखवावे नहीं किया है। कै गो घर है तो कहाँ है, झोपड़ी तो है, घर कहाँ है। जनगणना जनगणना करने आया है तो घर में कोई का नौकरी कोई काम, कौन सब खेती बाड़ी करता है सबकी। कहाँ कोई काम करता है ना। तो मजदूरी रेट के जोड़ा जाएगा ना। अगर 300 रुपया लेबर रेट है तो 3 तरीके 9,000 रुपया हो जाएगा ना जी। तो कहेगा कि ना मजदूरी कहाँ, खेती किसानी। 2 कट्ठा खेत है, ओकरे में सब पूरा परिवार लगल रहता है। तो छोटका क्या करता है, बकरी चराता है। ऐसे डाटा देवे नहीं करेंगे तो अमीर बनेंगे कैसे। कहा से कि फिर बीपीएल में से नाम कट जाएगा, कॉलोनी नहीं मिलेगा, इंदिरा आवास ना मिलेगा, पेंशन ना मिलेगा। इसी वजह से हम लोग डाटे नहीं देते हैं। कितना तो डाटा, कितना तो डाटा ऐसा बताता है कि राशन कार्ड में रहता 3 गो बाल बच्चा, 4 को जोड़वा लेता है एगो एक्स्ट्रा में, कि आज नकल हो ही जाएगा। एगो के एक्स्ट्रा ले रहा 5 kg। ऐसे सबसे कम गरीब राज, पढ़ा लिखे हैं उन लोग, अपना डाटा एकदम ईमानदारी से दे रहे हैं। हम लोग कोई अब सब दिन गरीब रहेंगे, कैसे कि डाटे नहीं देंगे ना। हालांकि उतना गरीब ना है जितना लोग समझ रहे हैं। कारण कि यहाँ गरीब रहता तो छोटा सा चीजों के लिए गन्ना बेच देते लोग। कौन सी के गाना सुने हैं। हाँ, गन्ना बेच के। तो समझ रहे हैं, गन्ना बेच देंगे। गरीब रहेगा तो गन्ना गन्ना बेचेगा जी। आगे देखिए, पॉइंट देख लीजिए क्या कर रहा है। आराम आराम से पॉइंट देखिए। एकदम गरीब नहीं है। कोई दूसरा जगह से आएगा, यहाँ के गाना बजेगा तो कही नहीं सकता गरीब है। जतिये ब्रांड है, आधे रोटी लाट मने रोती देर रात लौटे, नहीं होता दबदबा था दबदबा है, ये लगे गरीब है जी। उठवा लेंगे, थाना बाटे हमारे जमीन में, ऐसा है। बाट रे बाट। तनी मनी नमवा धैलेबू तो छुई न प्रशासन। ऐसा ऐसा कोई गाना सुनेगा बिहार में आके तो कहे गरीब है। ताकि सब यहाँ रंगदार लोग है जी, गरीब कैसे है। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट देखिए, अभी लेटेस्ट ये वाला है। ऐसा नहीं कहिए कि भाई सही सर। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जारी करता है। परसेंटेज उर्सेंटेज की जरूरत नहीं है, इसीलिए ना हम आपको पढ़ा रहे हैं। 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुआ था। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, और सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ हुआ था।
यूपी में है। इसका मतलब यूपी वाला मजबूत थे कि मरे काम। जैसे कहे कि मतलब समय पर इलाज हो गया। ठीक है, कर सबसे ज्यादा मृत्यु हो गया उत्तर प्रदेश, इसका मतलब कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, पहुंच गया तो इंजेक्शन देते देते रह गया। एक्सीडेंट कम हुआ लेकिन जितना हुआ उतना टपक गया। तो ज्यादा हुआ तमिलनाडु में, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक, इसलिए बच गया लोग। और मरे कहाँ ज्यादा? यूपी में। अब दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत किसे हुआ है? दोपहिया से, क्योंकि लहरिया कट दोपहिए चला सकता है लोग। कभी ट्रक लहरिया कट चला सकता है? और खास करके दहेज वाला गाड़ी तो और बेफिक्र चलाता है, हमरे है तो कोनो घरे के है कि मिलल है आई से। हाँ, दहेज वाला गाड़ी खूब एकदम रपेटेगा सब। ऐसे तो सबसे ज्यादा दोपहिया से मौत हुआ है ना। अब गलती से कोई कह दे कि गलती से, वो गलती से एक्सीडेंट होता ही नहीं है कि दूसरा का हमार गलती एकदम ना। हम जा रहे थे, आगे से आ गया या पीछे से आ गया, माने आपन गलती कहबे नहीं करेगा। हाँ तो ऐसे देगा ऐसे। ओकर बाद गाड़ी रुका के पूछे काहे जी, तो पहले जाना था अब कैंसिल कर दिए। ऐसे ऐसा नहीं सन इंडिकेटर देगा, पॉइंट दे। आपन गलती कोई नहीं कह सकता एक्सीडेंट में हमारी गलती है। हम जा रहे थे आराम में, जा रहे, उन्हें से चकवे तर घुस गया, पीछे से मार दिया, दाएं से आ गया, बाएं से आ गया, ये कहबे नहीं करे कि हम ही गलती जा रहे थे। आगे देख लीजिए, आराम से पॉइंट में देख लेना है क्या है। बढ़ जाइए। विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक है ना, 23 से 25 अभी तक लेटेस्ट डाटा है रिपोर्ट सूचकांक में। देखिए, किताब आप रख लीजिए और उसी जगह मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, खुशहाली की बात कर रहा है, जारी करता सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 25 वाला के हिसाब से 1 नंबर पर है फिनलैंड, भारत का स्थान 118 है अभी के हिसाब से, खुशहाली रिपोर्ट में है ना। आ गया जी भ्रष्टाचार, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, ना ना ना, तो पहले था ना, पहले ही 126 था 24 में, 25 में 118 है। चलिए आगे जी, क्या कह रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, अपना पासपोर्ट का वैल्यू कितने लोग देता है। जैसे बहुत जगह रिस्ट्रिक्टेड है भारतों का पासपोर्ट के नहीं आ सकते हैं, टर्म कंडीशन बहुत है। अब बहुत जगह का पासपोर्ट ऐसा है कि कोई देश बैन नहीं करेगा, आइए आइए हमारे यहाँ आइए, अच्छा है आप, कोई आतंकवादी नहीं है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन है? सिंगापुर। अच्छा रिस्पॉन्स रहा सिंगापुर का, कोई भी जनरली बैन नहीं करता है। और भारत का स्थान कौन सा है? 85 है। आगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में डेनमार्क का चौथा स्थान है, 1 नंबर पर किसी का रैंक नहीं है, फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन। भारत का क्लाइमेट चेंज में कौन सा स्थान है? 10वां। आगे आ जाइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 24 का डाटा है, भूखमरी की बात कर रहा है। भारत का स्थान खाली 105, खाली भारत वाला। आ गया जी वैश्विक नवाचार, खोज आविष्कार में बात कर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39 है, 1 नंबर पर स्विट्जरलैंड है। एशिया पावर इंडेक्स 1 नंबर पर अमेरिका है, और एशिया में पावर में भारत का तीसरा है। वैश्विक शांति सूचकांक 24 के हिसाब से भी अभी है, आइसलैंड 1 नंबर पर, भारत का 116, अभी यही डाटा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस में 1 नंबर पर नॉर्वे है, भारत का प्रेस में कौन है? 159 भारत का है। हाँ 158 कर लीजिए, 159 को 25 के हिसाब से ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 158 स्थान हो गया। हाँ 51, यानी सबसे लेटेस्ट डाटा तब कर लीजिए 151 अभी के हिसाब से, मानी अभी जून चल रहा है ना, लास्ट जून, 151। आगे आ जाइए, मानव विकास सूचकांक
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। स्विट्जरलैंड 1 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 134, अभी के हिसाब से 130 कर लीजिए। अभी के हिसाब से मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130, 130। लैंगिक असमानता, जेंडर गैप की बात कर रहा है। 1 नंबर पर फिनलैंड है। भारत का स्थान जेंडर गैप में 108वां है। आ गया जी विश्व लोकतंत्र सूचकांक। 1 नंबर पर नॉर्वे है। वो लोकतंत्र में भारत का स्थान कितना? 41, 41। कोई दिक्कत उसमें तो नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में देखिए क्या कह रहा है इसे। चलिए दिखाई दे रहा होगा सबको, ही दिखाई दे रहा है ना। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 संसद में पेश किया गया, डेट के साथ। आगे आ जाइए, डेट के साथ क्या क्या है। अब टोटल जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सेदारी 7वीं है। क्लियर है? चलिए बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के शेयर बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ये देखिए रहे हैं कि बहुत सारे लोग शेयर बाजार से जुड़ने लगे हैं, जिनको कुछ पता नहीं था वो भी जुड़ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब देखिए, दृष्टिकोण भारत का मध्यम अवधि में क्या रहा। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत हासिल करने का लक्ष्य है ना। इसे 8% का वृद्धि हासिल करना होगा, तब विकसित भारत, माने 8% 24-25 में वृद्धि करेगा, तब जाकर के 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है पूरा हो सकेगा। आगे आ जाइए, कोई यूज नहीं है। उद्योग क्या क्या स्थिति है से देखिए। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहल हो जो भारत में है, और एमएसएमई है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है उद्योग में, इंडस्ट्री में। जैसे एमएसएमई क्या होता है, जैसे आपको मान के गेहूं उत्पादन करने में 100 रुपया लागत लगा है, तो जितना लागत है उसका 1.5 गुना कीमत पर अगर मार्केट में नहीं बेचा रहा तो सरकार को आप बेच सकते हैं, सरकार ले लेगी। बढ़ावा दिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र में क्या देखिए दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र में क्या है, तो सब जरूरी नहीं है। कोई यूज नहीं है। ये डाटा प्रतिशत क्या करिएगा जाके। अब प्राथमिक क्षेत्र में देखिए मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूती हो रहा है। आगे आ जाइए, जलवायु और पर्यावरण। भारत की गैर जीवाश्म माने बिना जीवाश्म से बिजली उत्पादन की क्षमता कुल क्षमता का लगभग 46.8% तक पहुंच गया, जो कि अच्छा पहल है। आराम से पॉइंट देखिए। और रोजगार कौशल विकास की ओर क्या ध्यान दिया है,
तो बेरोजगारी दर घट के 3.2% रह गया, माने इतना ही लोग बेरोजगार हैं डाटा के अनुसार। आगे आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बजट 25-26, कल यही कर लेंगे बजट 25-26। आज बजट 2025-26 का देखिए क्या है से। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 पेश किए हैं, जिसमें विकास के 4 इंजन के रूप में रेखांकित किए हैं। वो चारों कौन कौन है? कृषि है, एमएसएमई है, निवेश और निर्यात है। कहेगा डायरेक्ट कि बजट 25-26 में 4 इंजन में कौन शामिल नहीं है, तो चारों शामिल है, इसके अतिरिक्त शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 25-26 का थीम विषय क्या है? सबका विकास। आगे आ जाइए। इसमें 6 और कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय बजट 25-26 में और भी क्या बातें पर ध्यान दिया गया है। तो गरीबी से मुक्ति करना है, जो गरीबी है भारत में उसको मुक्त करना है। 100% अच्छा स्तर का स्कूली शिक्षा देना है। बेहतरीन और सस्ता सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुंच बनाना है पब्लिक तक, सभी पब्लिक तक अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाना है। 100% कुशल कामगार ट्रेंड एकदम सार्थक रोजगार मिलेगा। आर्थिक गतिविधि के स्तर प्रतिशत महिलाएं योगदान ज़्यादा करेंगी, महिलाओं का स्तर बढ़ाना है। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का भी, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को भारत पर डिपेंड होना होगा। ऐसा ऐसा प्रोडक्ट फूड, ऐसा जरूरत की चीज़ को बनाना होगा, उत्पादन करना होगा। दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। आगे देखिए, पहला इंजन कृषि। कृषि में क्या करना है भाई? दलहन में आत्मनिर्भरता लाना है। जो दूसरा से खरीद रहे हैं दलहनी, सब क्या करना है? आत्मनिर्भरता लाना है। और क्या करना है? किसान क्रेडिट कार्ड का सीमा बढ़ा देना है। किसान क्रेडिट कार्ड का बढ़ी सीमा उन्हें बढ़ाना है। किसान क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह मिले किसान को। और उच्च उपज देने वाली बीजों को राष्ट्रीय मिशन तक लाना है। मानो उच्च अच्छा क्वालिटी के बीज को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सलाह दिया जाएगा कि उच्च बीज वाला किया जाए, और सरकार के द्वारा बीज मुहैया भी कराया जाएगा, है ना। तो वही कह रहा है कि बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। सरकार बीज उपलब्ध कराएगी, अच्छा किस्म के बीज वगैरह का। आगे देखिए क्या कह रहा है, बजट अनुमान 2025-26। कोई यूज नहीं है। ये सब जो डाटा में जो है ना, डायरेक्ट डिजिट विजिट वाला, ये सब नहीं पूछेगा, आप निश्चित रहिए। आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहा है से। आरक्षा के लिए जैसे टोटल 100 में 100 पैसा होता है ना, तो आरक्षा के लिए कितना पैसा की बात है? 8 पैसे। आराम से देखिए। वो पैसा वहाँ खर्चा कैसे कहाँ कहाँ होगा सो देखिए। 2025-26 के लिए बजट अनुमान खर्चा कितना करना है? तो 50 65 345 मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना। कुल बजट कितना? 50 65 345। और रक्षा पर कितना खर्च करेंगे? 491 773। ठीक है। अब देखिए,
शिक्षा पर कितना करेंगे? 1/28,650। बस तीन गो। स्वास्थ्य पर भी एगो 98,311। सब करोड़ में है ना। आगे आ जाइए। बस उतना ही। नई व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना है, क्या है? तो 0 से 4 लाख रुपया है तो आपको टैक्स 0%, अगर इनकम है आपका तो 4 से 8 लाख पर 5% देना होगा, 8 से 12 लाख पर 10%, और 12 से 16 लाख रुपया पर 15%, और 16 से 20 लाख रुपया पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और मैक्सिमम 24 से चाहे जितना ज़्यादा हो जाए 30%, मैक्सिमम 30%, मिनिमम 5%, और 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। क्लियर है? और रखेंगे इतना ही? इतना ही कि और पढ़ा दें? रखा जाए इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।